बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस पर खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, मुल्की सियासत में इस वक्त कशीदगी का रंग नुमाया है, जहां हर बयान, हर रद्द-ए-अमल और हर कदम पूरे मंजरनामे को बदल देने की सलाहियत रखता है। फरीकैन के दरमियान बदएतमादी बढ़ती चली जा रही है। मुकालमे और मफाहमत की जगह दो तरफा इल्जामात ने ले लिए। चुनाचे ये सवाल पैदा होता है कि क्या मौजूदा हालात में महाज आराई ही वाहिद रास्ता रह गया है, या अब कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जा सकती है जो सियासी दर्जा हरारत को कम कर सके। सेनेटर फैसल वावडा का इस तनाजुर में हालिया बयान मानी खेज है। उनका कहना है कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अनासिर और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अब शुरू होने जा रही है और पीर से टिक मार्क लगना शुरू हो जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए जाने को इस जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने गुज़श्ता रोज एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें DGISPR के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया गया और पार्टी रहनुमाओं ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रियासती इदारों को बातचीत की तरफ आना होगा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने वाज़ेह कहा कि यह तासुर गलत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टकराव चाहती है। दर हकीकत इमरान खान की रिहाई में ताखीर या कम अज कम उनसे मुलाकात ना होने देना सियासी तनाव को मजीद बढ़ा रहा है। पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी जमहूरियत, आईनी बालादस्ती और मुकालमे पर जोर देते हुए कहा कि ताकत के इस्तेमाल ने हमेशा मुल्क को कमजोर किया और आज भी यही रास्ता इंतशार को जन्म दे रहा है। यह भी कहा गया कि बाज़ बयानात ने अवाम की इज्जत नफ्स को मजरूह किया और उन्हें वापस लेना जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने सियासी उरूज के दौर में इमरान खान का जारहाना रवैया बारहा ज़ेर बहस रहा और जेल जाने के बावजूद उनके लहजे में कोई तब्दीली नहीं आई, जिसका इजहार वो मुतनाज़े ट्वीट भी है जिसने सियासी कशीदगी बढ़ाने में अहम और फैसलाकुन किरदार अदा किया है। यह भी जिक्र करना जरूरी है कि पाकिस्तान में जारी सियासी कशमकश के दौरान इंडियन वजीर खारजा SJ शंकर ने गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी फौज से मुतल्लिक इश्तियाल अंगेज बयान दिया, जो उसी बयानिए का तसलसल है जिसे बानी और PTI की क़यादत फरोग देती रही है। अब इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कुछ ही देर में बैरिस्टर शाहिद मसूद खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर साहब, इस वक्त जो मौजूदा मंजरनामा है, इसमें अगर देखा जाए, एक तरफ DGISPR की होने वाली प्रेस ब्रीफिंग है, दूसरी तरफ कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज का मंजरनामा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पेशावर में जलसा है, हमें हीट ऑफ द मोमेंट बहुत सारी चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आप समझते हैं कि नुक्ता इंजमात कोई मुस्तकबिल करीब में कोई आएगा या फिर ये हिद्दत मजीद बढ़ती चली जाएगी? बहुत शुक्रिया जी, आपने जितनी गुफ्तगू की है उसमें मैं एक और चीज़ को उसमें चाहता हूँ कि वो भी आप शामिल करें। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक ट्वीट है और उस ट्वीट के अंदर जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है वो है बुनियादी वजह और वो है लहजा और वो है रवैया। देखिए, फ़रीक़ैन हैं, हम हैं सियासी फ़रीक, PMLN है सियासी फ़रीक, PTI है सियासी फ़रीक। सियासी फ़रीक़ैन क्या सियासी फ़रीक़ैन के दरमियान तलख़ी होती है, हो जानी भी चाहिए, कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन जो फरीक वो बना रहे हैं दूसरी तरफ या जिन्हें उन्होंने बनाया हुआ है, और मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि उन्होंने अब से नहीं बनाया हुआ। जब वो अपोजिशन में थे तो तब भी कह रहे थे कि एम्पायर की उंगली खड़े हो, तब भी वो सियासी फ़रीक़ैन के ज़रिए मामला हल नहीं करना चाह रहे थे। मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए वो एम्पायर की उंगली के इंतज़ार में थे धरने के दौरान। तो इन्होंने हमेशा उस फरीक को चाहा है कि वो सियासत के अंदर शामिल हो। वो फिर फरीक शामिल हुआ, इन इक़्तिदार में लेके आया, फिर उस फरीक के साथ इन्होंने बड़े खुश हो गए। फिर ये कहने लगे वो 1 पेज वाली बात, हम 1 पेज पे हैं, बड़ा मशहूर हुआ। फिर एक इतना कॉल है ज़रई अकवाल में से एक है खान साहब के कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ये भी लिखना चाहिए मेरे ख्याल से उनकी हिस्ट्री के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये ना होते तो मेरी हुकूमत ना बनती, मुझे इत्तेहादी ना मिलते, मेरी इजलास ये बुलाते हैं, मेरा बजट ये पास करवाते हैं। फिर आगे बढ़े, फिर उन्होंने कहा फैज़ हमीद बड़ा ज़रूरी है, मेरी हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है। फिर जो ये करने लगे, फरीक बनाते गए। अच्छा, ये फरीक बनाते बनाते जब इनके साथ थे, इन्होंने सियासी जो फरीक थे, भले इनके मुखालिफिन थे, वो इन्हें कह रहे थे कि इमरान खान साहब कदम बढ़ाएं, हम तुम्हारे साथ हैं, आए मुल्क की बेहतरी के लिए बात करें। इनको मैंने नहीं करनी, बात नहीं की इन्होंने। अच्छा, फिर जब निकले एकदम वो आर्मी चीफ जो इन्हें इक़्तिदार में लाया था वो मीर जाफ़र मीर सादिक हो गया। फिर होते होते हालात क्या हुए कि अब इन्हें मुलाकात होती है, ये जेल में है और अपनी बहन को ब्रीफ करके ये भेजते हैं, आप वो फील्ड मार्शल
कुछ भी हो, एक तो आपका इदारा मोतबर है। और काबिल गौर बात यह है कि हलीमा खानम साहिबा ने यह भी कहा कि जो मदरजात थे उनकी गुफ्तगू के, हमने तो वो बाहर लेके ही नहीं आए, वो तो इससे बहुत सख्त थे। ये देखिए, ये आप या मैं गुफ्तगू करें तो वो अच्छा भी बहुत सख्त थे। तो यही मैं आपसे कहता हूँ एक शहरी के तौर पे, चलें हम बड़ा इजहार राय की बात करते हैं और उसकी आज़ादी की बात करते हैं। दुनिया में किसी मुल्क में बताएं कि कोई अपने जनरल के ख़िलाफ़, फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ या अपने किसी इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ ये ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता है? फिर उसके बाद एक कदम बढ़िए कि क्या इजहार राय की आज़ादी ये है कि मैं आपको गाली बकना शुरू कर दूँ और आप मेरी इस इजहार राय की आज़ादी में आप कहें जी इसे आज़ादी है, ये जो भले मेरी पगड़ी उछाले, भले मुझे गालियाँ बके। PTI की इजहार राय की आज़ादी ये है कि हमें बकवासियात की पूरी इजाज़त होनी चाहिए, हम जो मर्जी करें और कोई हमें टोकेगा ना तो फिर वो गद्दार हो जाएगा। अच्छा, इसमें तौजीहात के तौर पे अगर वो देखें तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एग्जाम्पल्स सामने रखते हैं कि देखें कि जब वो अपोजिशन में थे तो उन्होंने क्या क्या बातें की, गुजरांवाला के जलसे में क्या बात की, मियां नवाज शरीफ ने क्या बात की, मरियम नवाज साहिबा ने क्या बात की, हम करें तो गलत, आप करें तो ठीक। अब वो ये तौजीह सामने रख रहे हैं, ये किस हद तक जायज़? मैं कहता हूँ देखिए, तौजीह को आप अब तो कोई छुपी बात ही नहीं है, कोई किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, एक क्लिक गूगल पे जाएं, मियां नवाज शरीफ की तकरीर निकालें। क्या था कि बाजवा साहब ये तरीका ठीक नहीं है, ये था ना। क्या किसी ने आज तक कहा कि हमारा जनरल जो है वो ज़हनी मरीज है, वो फलां है, वो फलां है? ये जुबान किसने इस्तेमाल की? कौन? मीर जाफर मीर सादिक। अगर आपकी फौज मीर जाफर मीर सादिक या गद्दार है तो फिर मुहिब्बे वतन कौन है? फिर आप ये मुझे बताइए, इनके लिए आप निशाने हैदर फिर वापस ले लें सारों से। अच्छा, आप कहते हैं कि सारों से निशाने हैदर वापस ले लें, इख्तलाफ करें लेकिन धीमे लहजे में करें। धीमे लहजे की बात नहीं है। सियासत में सियासी लोगों के साथ इख्तलाफ राय करें। देखिए, हमसे ज्यादा, चले मैं अपनी मिसाल पीपल्स पार्टी की देता हूँ, पीपल्स पार्टी से ज्यादा तो हमने जनरल से मुकाबला किया ना, अयूब से भी किया, इसके बावजूद भुट्टो साहब उनकी कैबिनेट में आए, लेकिन निकाला भी भुट्टो साहब ने, जदोजहद भी भुट्टो साहब ने की। याहिया के खिलाफ जदोजहद की, जनरल ज़िया के खिलाफ जदोजहद की, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जदोजहद की। एक कोई काबिल एतराज़ फिक्रा रखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 30 साल सियासी जदोजहद में 27 साल जो हैं वो अपोजिशन में है और बाप की फांसी है जनरल ज़िया के दौर के अंदर। और अदलिया और फौज के बारे में एक ऐसा फिक्रा ला दे मुझे, तारीख से ढूंढ के घिसा पिटा ला दे। देखिए, इदारों के साथ ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होती। वो इदारे, अगर आप ये ज़ुबान, और ये कौन इस्तेमाल कर रहा है? इधर हमारे खान साहब कर रहे हैं, उधर मोदी कर रहा है। या खान साहब की ये ज़ुबान है या मोदी की? अभी आपने उनके वज़ीर दिफा का सुना दिया। तो अगर एक फ़र्द हर शय को, चलें जी नवाज शरीफ भी गद्दार हो गया, आसिफ जरदारी भी इन्हें सूट नहीं करता, कोई सियासी बंदा इन्हें सूट नहीं करता, अब इन्हें फौज भी सूट नहीं करती, इन्हें अदलिया भी सूट नहीं करती, जो इन्हें अपने MNA सूट नहीं करते, जो यूनिवर्सिटी में चला जाएगा वो मीर जाफर मीर सादिक हो जाएगा, इन्हें सूट करती है बुशरा बीबी, अलीमा खान, उज़मा खान। तो ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान वो नाम, इनका एक हॉस्पिटल है अम्मा के नाम पे, पाकिस्तान अम्मा के नाम पे नहीं है। अच्छा, वहां पे हर राय होगी, हर इदारा होगा और सबका एहतराम वाजिब होगा। अगर इमरान खान का एहतराम करवाना है, अगर इनके लोगों ने अपना एहतराम करवाना है तो इन्हें सबका एहतराम करना पड़ेगा। ये पगड़ियां उछालने की इन्हें आदत है। अच्छा, कुछ दिनों पहले एक टॉक शो के अंदर वलीद इकबाल साहब जो है वो बाकायदा तौर पे, राना सनाउल्लाह साहब भी साथ में बराजमान थे, तो वो उनको ये कह रहे, एक उन्होंने ख़ास जुमला इस्तेमाल किया कि आप लोगों के साथ जिन्होंने किया आप उन्हीं को ही अपना फलां मानते हैं। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा जी आप भी तो पहले मानते थे, तो क्या यही तरीका ये सियासत है कि जो भी अपोजिशन में होगा वो ये रहेगा, फिर हुकूमत में आएगा तो ये बन जाए? ज़बरदस्त आपने बात की। यही मैं बात कह रहा हूँ कि एक दफ़ा COD का एक नुक्ता अहम रह गया है, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। उसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। मियाँ साहब जनरल ज़िया और उस इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ 88 में आए, बीबी की 2/3 मेजॉरिटी को इन्होंने ख़त्म करवाया और ये हुकूमत में आए। छांगा मांगा ऑपरेशन हम बता रहे हैं, सारी ज़िंदगी हम जाली इलेक्शन भुगतते रहे। फिर इमरान खान साहब 2018 में जाली इलेक्शन के ज़रिए फौज और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से आए, जानते हैं ना। अब अगर आज ये आए हैं
तो ये हाइब्रिड निज़ाम किसने पहले कायम किया है? तो मैं ये कहता हूं कि अब ये तरीका छोड़े, आइए एक दफा बैठे, जिसने कभी फौज की हिमायत से इक़्तिदार लिया है या आज फौज की हिमायत चाह रहा है, एक दफा ये बात कीजिए, इदारे को भी बिठाइए, इदारे के साथ भी गुफ्तगू कर लीजिए। मैं तो ओपन कह रहा हूं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे, इदारे से भी पूछ लीजिए। बाजवा साहब जाते जाते कह गए कि हम ए पॉलिटिकल रहना चाहते हैं, इस पर बहस की जा सकती है, पाकिस्तान को जग हसाई ना हो। देखिए ये नहीं है कि मुझे अगर आर्मी चीफ अच्छा लगे तो फिर वो कौम का बाप होता है, और अगर मुझे अच्छा ना लगे तो वो फिर डायरेक्ट मीर जाफर मीर सादिक होता है। इतना दरमियान तफावुत नहीं होना चाहिए, कहीं दरमियान में रहें, सियासत सियासी लोगों के साथ करें। अच्छा, हमारे साथ करते रहें। हाँ। अब इदारों को तो छोड़ देना। मेरा एक सवाल ये है कि अगर माजी को खंगाला जाए बहुत सारे मौक़ों के ऊपर, इस वक्त अगर तौजीहात के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी रख रही है कि देखें जी इनके दौर में मुखालिफ थे, बीबी के बारे में क्या अल्फाज कहे जाते रहे, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में भी रख रहे हैं, वो अब खान साहब के बारे में भी रख रहे हैं। हाँ, एक लम्हे को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तो तस्लीम कर रही है ना कि ये भी हमारे जैसे ही हैं, यानी कहीं ना कहीं पे मैं तो इस पे एक बात देखिए, मैं तो सबको मैं माजरत चाहता हूँ, बीच में बैरिस्टर शाहिद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब वेलकम करता हूँ, आप बात मुकम्मल। मैं सिर्फ एक फिक्र में, देखिए मैं अपने दोस्तों को ये बात कहता हूँ कि तारीख से सीखें। बीबी के बारे में बिल्कुल मियां नवाज शरीफ की बहुत दुश्नाम तराजी और मैं क्या कहूँ बेहुदा गुफ्तगू रही है, ये सब तारीख गवाह है। अच्छा, हमने नहीं कहा, बीबी ने कुछ नहीं कहा, तारीख ने, मुकाफाती अमल ने फैसला किया। हमसे बदतमीजी होती नहीं थी, बीबी बदतमीजी कर नहीं सकती थी, अल्लाह ने एक बड़ा बदतमीज उनके सामने खड़ा कर दिया। उन्हें सुबह उठते 21 गालियों की मिलती है, 21 तोपों की होती है, ये लंदन हो या लाहौर हो, 21 तोपों गालियों की इन्हें सलामी मिलती है, ये है मुकाफाती अमल। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी बचें। ऐसा हम तो तारीख में बरीउ जिम्मा है, ना किसी की माँ को गाली बकी, ना किसी की बहन को गाली बकी, हम मजलूम रहे हैं, जालिम नहीं हुए। तो मैं साथियों को कहता हूँ आइए अच्छी सियासत का आगाज करें। चले, आप तजर्बा गा रहे हैं, आपने तजर्बा किया और तजर्बे से बहुत कुछ सीखा है। बैरिस्टर शाहिद साहब, बात हो रही है हिद्दत की, जो सियासत के अंदर हिद्दत आई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उसके मद्दे मुकाबिल प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज का जलसा और उससे भी वही बयानात। यूँ लगता है कि जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे थे वो चीज़ मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। एनार्की दिखाई देती है, केओस दिखाई देता है, टर्मोइल दिखाई देता है। क्या इसके ख़ात्मे के लिए कोई नुक्ता हो सकता है, या फिर एक जुमला अगर आएगा तो सख्त तरीन जुमले फिर आपके पास भी महफूज जुमला हुकूक की तरह पड़े हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने शरीक गुफ्तगू किया। बैरिस्टर आमिर साहब की भी मैंने गुफ्तगू सुनी है और ठीक गुफ्तगू इन्होंने की है मेरे ख़्याल में, और मैं इनके मौक़िफ़ से जितना मैंने सुना है उससे मुत्तफ़िक भी हूँ। गुजारिश ये है कि अगर मैं पाकिस्तान की तारीख़ को देखूँ यासिर साहब, तो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर बरसर इक़्तिदार तो अयूब ख़ान भी रहे, लेकिन फ़ातेह जो है वो पाकिस्तान के जो तारीख़दान हैं वो फ़ातिमा जिन्ना को करार देते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में ज़ियाउल हक़ भी इक़्तिदार के अंदर रहे, लेकिन जो सियासत का सिकंदर या उस वक्त का सिकंदर उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो को करार देते हैं। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ तो जनरल दुरानी साहब, असद दुरानी साहब 90s के इलेक्शन के अंदर उनका एफिडेविट पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को बड़ी अच्छी तरह डिफ़ाइन कर दिया। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया था, और ये 2012 की जजमेंट है। मैं उसका टाइटल भी बता देता हूँ। असगर खान साहब बनाम जो है मिर्ज़ा असलम बेग साहब, उस केस के अंदर तो हर चीज़ तय हो गई। गुजारिश ये है जो आपने बात की कि इसको कहीं पे ब्रेक लगना है। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज, जिस तरह मेरे कायद इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज को हम मजबूत देखना चाहते हैं। आपको याद होगा जब अदलिया की तहरीक चली थी तो एतजाज़ हसन साहब का क्या नारा था? वो कहते थे, बार बार कहते थे, और उनके ऊपर कोई बगावत का पर्चा नहीं हुआ था कि उनको नेशनल सिक्योरिटी रिस्क या थ्रेट डिक्लेयर नहीं किया गया था। वो कहते थे, रियासत होगी माँ की जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी, फ़ौज लगेगी सबको प्यारी, दुनिया की तारीख गवाह है, अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चकनाचूर ना होगा। तो गुजारिश ये है कि जब तक हम अपने हयूदो कयूद के अंदर रहना नहीं सीखेंगे,
ये तो पाकिस्तान बनने के बाद ही 1947 के अंदर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया था मेरा एक कि पॉलिसी हम बनाएंगे, इम्प्लीमेंट आप सर करेंगे। मासूमाना सा सवाल ये कि आप लोगों की हुकूमत थी तो आप उस वक्त स्टैब्लिशमेंट जो DGI SPR ने कहा जी कि ये लफ्ज़ तो होता ही नहीं है, आप लोगों ने रख दिया, आप उनके साथ एक पेज पे थे, इसी तरह मुत्तहिद थे, दुनिया को पैगाम दिया जा रहा था, मौजूदा हुकूमत भी इसी तरीके से। अब हम हुकूमत को रियासती मौक़िफ़ माने, रियासती नुमाइंदा माने या फिर अपोजिशन को माने, क्योंकि उस वक्त की अपोजिशन भी आप वाला ही बयानिया अपनाए हुए थी, अब आप वो वाला बयानिया अपनाए हुए। देखिए यही पाकिस्तान का अलमिया रहा, जब टेबल टर्न्स होती हैं मौक़िफ़ बदल जाते हैं। जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार के अंदर 2017 के अंदर निकाला गया तो GT रोड की वो आपको पूरी याद होगी, जिसके अंदर दो एक बेचारे जो आम सिटीजन थे वो गाड़ियों के कॉन्वॉय की जिद में आकर मारे भी गए थे। नारा था वोट को इज्जत दो। क्या वो नारा इमरान खान साहब को जो है उनसे कहा जा रहा था कि जी वोट को इज्जत दो? जिनको सुनाना था सुनाया उन्हीं को ही जा रहा था कि वोट को इज्जत दो, सियासी मुदाखलत बंद कर दो। यही कहते कहते बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो जाम शहादत नोश कर गई। उससे पहले अगर पाकिस्तान की तारीख में चले जाए, जो पहले मैंने हवाले दिए, तो ये हमारा एक रहा मामला कि आइन के अंदर जो चीज़ें तय कर दी गई थी, आइन से हमने इनहराफ किया और आइन से इनहराफ करने के बाद हमारे साथ हुआ क्या? 77 साल गुजरने के बाद आज भी हम लोग गुलाम हैं। 77 साल गुजरने के बाद भी आज भी हमारी अदलिया जो है वो तमाशा बन के रह गई है। 77 साल गुजर गए हमारे मुल्क को बने हुए, लेकिन आज भी कशकोल लिए हम लोग बैठे हैं। आमिर साहब किस हद तक तायीद करते हैं? वो ये तो मानते हैं कि टेबल टर्न होके जो नैरेटिव बिल्डिंग है या नैरेटिव वार है वो भी चेंज हो जाती? 100%। एक भी बात पे मैं डिसएग्री नहीं करता बैरिस्टर शाहिद साहब की। एक डिसेंट आदमी है और गुफ्तगू उन्होंने माकूल की है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। देखिए ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल लोग ये PTI में हैं या जैसे भी धीमे लोग हैं और पॉलिटिकल माइंड हैं, पॉलिटिकल विजडम रखते हैं, उन्हें आगे होना चाहिए। सर सारे धीमे भी तो नहीं होते, आपको भी पता है ना, तनासुब तो हर पार्टी में बराबर का ही होता है। बहरहाल जुबान शाइस्ता ही अच्छी लगती है, जहन कभी आलूदगी वाला परागंदा अच्छा नहीं लगता। भले हों, वो एक्सेप्शन ही होनी चाहिए, उन्हें कोई इतना गालिब नहीं आना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब ये बात है, देखिए जो बातें उन्होंने की है ये हमारी तारीख है, तलख है, ये इनके आने से पहले यही जिक्र मैं सारी बातों का कर रहा था। देखिए मैंने तो ये भी माना ना कि भुट्टो साहब आए जनरल अयूब की गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन भुट्टो साहब ने उसके खिलाफ जद्दोजहद की, उसे घर भेजा, एक पार्टी की बुनियाद रखी, हम आगे बढ़े, फिर सारे जितने डिक्टेटर्स आए हम उनके साथ लड़ते रहे हैं। देखिए एतजाज़ साहब मेरे उस्ताद हैं, उनका एक ये ख्वाब है जो नज़म उन्होंने कही, लेकिन ये ख्वाब वो इम्प्लीमेंट इवन जुडिशरी में नहीं करवा सके, इफ्तिखार चौधरी से नहीं करवा सके। तो फौज वाला तो उनकी हद से बहुत आगे है, हम सब की हद से बहुत आगे है। बात यह है कि फौज को लाता कौन है बार बार, और फौज देखिए आज भी लड़ाई अगर हम लोग ज़रा करें, लाइटर वे में भी करें और समझने के लिए भी करें, तो लड़ाई ये नहीं है कि फौज मुदाखलत क्यों करती है, लड़ाई ये है इमरान खान साहब की कि मेरे लिए मुदाखलत क्यों नहीं करती। आखिर तक वो यही मुदाखलत चाह रहे थे। फैज़ हमीद चाहते थे कि रहे ISI चीफ या फिर उसे आर्मी चीफ बना दिया जाए और इस तरीके से मैं करूं। देखिए यही मियाँ साहब ने जब बाजवा साहब से सवाल किया था ना कि बाजवा साहब ये ठीक नहीं है वोट को, मतलब उनका भी यही था कि उन्हें इक़्तिदार में लाया जाए। तो मकसद यही, अब यही मैं कह रहा हूँ, मेरे भाई ने सारी तारीख बता भी दी। हमारे साथ तो तारीख में हम तो वो लोग हैं दीवाने और जनूनी कि हमारे साथ तो ना कोई हमीद गुल हुआ, ना कोई फैज़ हमीद हुआ, ना कोई असद दुरानी हुआ, हमें तो IGI बनाने वालों के खिलाफ भी लड़ना पड़ा। और आखिरी बात, PTI जब बनी सारी पीपल्स पार्टी तोड़ी गई है। आज इनके सारे MNAs MPAs कितने आए ने वापस? कोई भी नहीं आए। वो कहीं थे एड्डे दागी हो गया ना, अब हमने राजा रियाज को लेके क्या लेना वापस। तो बात ये है कि कोई चंद साहब भी तो आए ना, चंद साहब तो ठीक है पॉलिटिकल थे, उन्होंने खुद उस इनके इख्तिदार के दौरान ही आ गए ना, बाद में नहीं आए, पहले आ गए। लेकिन मैं बहरहाल फिर भी बात कर रहा हूँ कि इन्होंने सारी हमारी जमात किससे तोड़वाई थी? ये शायद साहब से पूछे कौन था जो हमारी जमात को आगे बना रहा? क्योंकि आखिरी मेरे पास 3 मिनट है, तो शाहिद साहब
ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि मुदाखलत आप कहते हैं हमारे लिए क्यों नहीं की जा रही, कि एक बार आपने मुदाखलत करवा ली, खुद स्टैंड हो गए और अब कहते हैं कि अब हम खुद स्टैंड हुए हैं तो हम खुद ही आगे चलेंगे, अब आपकी ज़रूरत नहीं रही। तो ये वाला तर्ज सियासत क्यों? देखिए, एक बात तो जो इन्होंने सियासी दीवानगी और सियासी जुनून की बात की, वो मेरा ख्याल है शायद इनकी तरफ से सारा हमारे पार्टी के अंदर आ गया। जमहूरियत के लिए जो दीवानगी, जो जुनून आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के अंदर मौजूद है, और वो आज आपने पेशावर का जलसा भी देखा होगा, बेतहाशा लोग थे। मतलब उसके अंदर लाखों की तादाद में मैं कह सकता हूँ लोग निकले, जिन्होंने आकर अपने वज़ीर आला के साथ खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने बाकायदा इस बात की तायीद की कि ये हमारे 4.5 करोड़ अवाम के वोटों का वज़ीर आज़म है। अब जहाँ तक बात रही जो आपका सवाल था कि ये अगर पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जाए ना जी, मैं बार बार तारीख़ का हवाला दे रहा हूँ, तो शुरू में अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात करें, मैं बिल्कुल उनको शहीद जमहूरियत मानता हूँ, लेकिन जहाँ से जो उनकी नर्सरी थी वो भी तो प्रेसिडेंट हाउस ही थी। अयूब ख़ान के साथ मिलके उन्होंने वहाँ से सारी वो नशोनुमा हासिल की, लेकिन बाद में वो जमहूरियत के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने सबक सीखा, सबक सीख के उन्होंने कहा इस मुल्क की फलाह जमहूरियत के अंदर है, सियासी निज़ाम के अंदर है, मैं सियासी निज़ाम के साथ जाऊँगा। इसी तरह ये तो ऐसे ही है, फिर किसी को इन्वेस्टमेंट करवा लो, इन्वेस्टमेंट तो बाद कारोबार। मुझे कंप्लीट अगर कर लेने दें। देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब वापस आए या बेनज़ीर साहिबा वापस आई थी, हम उनको भी शहीद जमहूरियत मानते हैं, लेकिन एक डील के नतीजे में वापस आए थे। आप सारे जानते हैं मुशर्रफ साहब के साथ जो हुई थी। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से 2 महीने पहले आ जाते हैं सऊदी अरेबिया के इंटरवेंशन से। तो गुजारिश ये है कि हमने तो सबक सीख लिया, हम तो आज बरमला ये कहते हैं कि हमसे माजी के अंदर गलतियां हुई होंगी, इंसान गलती का पुतला हुई, हम उसको एडमिट करते हैं। हम इसी तरह की जेस्चर अपनी इन सियासी जमातों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जहां पे ये गलत है। आज अगर एक सियासी जमात के लीडर ने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया, बड़ा आसान था उसके लिए, वो डील करता, डील करने के नतीजे में या बाहर के मुल्क चला जाता या बनी गाला जाकर बैठ जाता। ये तो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है ना। मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले आप रैप अप कर लें सर। वो कहते हैं जी गलती हुई, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि गलती दर गलती करते चला। देखिए, गलती जिनसे हुई वो तो कहे ना। अब इन्होंने कहा हमने इनकी तरफ बहुत लोग गए हैं, मतलबी गए हैं, वो नहीं गए। वो जो फैज़ कहते हैं ना कि सब कत्ल हो के तेरे मुकाबिल से आए हैं, हम लोग सुरखरू हैं कि मंजिल से आए हैं। हमारे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने जाने जुनून और दीवानगी वो थी कि हम फौज के सरबराह को गाली नहीं निकालते थे। भुट्टो साहब की फांसी पे जियानों ने खुद को जला लिया, मुल्क को नहीं जलाया। ये था जुनून। ये नहीं जुनून होता मुल्क जला दो, इदारे जला दो, खत्म कर दो, ये नहीं होता। दूसरी बात ये है कि भुट्टो साहब वाला अगर ये चाहते हैं ना कि पहले रहे, तो फिर उसकी कीमत भुट्टो साहब ने अदा की हुई है। तो वो फिर आप याद रखें, ये लहू का रंग दाग धोता है बहुत सारी चीज़ों के, वो हम धो के आए हुए हैं ये सारे। और दूसरी बीबी की ये डील थी, ये शाहिद साहब इतने मोतबर आदमी हैं, मुझे बहुत रिजनेबल और पसंद भी हैं। पीटीआई में चंद ही लोग हैं जिन्हें पसंद किया जा सकता है, उनमें ये एक है। तो इनसे पूछें कि क्या बेनज़ीर भुट्टो की मुशर्रफ से ये डील थी कि मैं पाकिस्तान उतरूंगी, धमाका करना, 500 बंदा शहीद कर देना, फिर ये डील थी कि 72वें दिन मुझे शहीद कर देना। ये डील करके आए थे हम। ये आप लोगों को जचता नहीं है। माजी में जो गलतियां हुई, उन गलतियों को दोबारा दोहराने से किया जाए तो सियासत बेहतर हो सकती है। इस वक्त जितनी सियासत जो है उसके अंदर हिद्दत महसूस हो रही है, ये हिद्दत बहुत सौ को नुकसान पहुंचाएगी और उसमें नुकसान मुल्क का भी होगा। इस हिद्दत के खात्मे के लिए मुस्तकबिल करीब के अंदर अगर इकदाम हो तो बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा उसके बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे की बात करें तो तुर्की ने पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स तैयार करने का ऐलान किया है, जिसे पाकिस्तान की कौमी दिफाई सनत के लिए निहायत अहम करार दिया जा रहा है। यह मनसूबा अगर अमली शक्ल इख्तियार करता है तो पाकिस्तान को जदीद UAV टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी और यह पेशरफ्त दिफाई शराकतदारी में एक अहम संग मील साबित होगी। इस मुजव्वज़ा मंसूबे से तुर्किया का पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों पर एतमाद जाहिर हुआ है और मकामी सनत को सहारा मिलने के इम्कानात पैदा हुए हैं, क्योंकि ड्रोन्स के पुर्जे पाकिस्तान में असेंबल किए जाएंगे और टेक्नोलॉजी की मुंतकली से मकामी महारतें भी फरोग पाएंगी। इसके साथ ही पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान इस किस्म का तावन मुल्की दिफाई खुद मुख्तारी को भी मुस्तहकम करने में मददगार साबित होगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान का न सिर्फ हथियारों
की तैयारी में हिस्सा बढ़ेगा, बल्कि मुस्तकबिल में मकामी डिजाइन और रिसर्च का शोबा भी मजबूत होगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया बैनुल-अक़वामी मंडी में अपने दिफाई असर रसूख को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में यह फैक्ट्री कायम करने की ख्वाहिश रखता है और अक्टूबर के बाद मुज़ाकरात खासे आगे बढ़ चुके हैं। इस मंसूबे के तहत स्टेल्थ और तवील फासले तक परवाज करने वाले जदीद ड्रोन्स के पुर्जे पाकिस्तान के अंदर असेंबल किए जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तुर्किया की दिफाई पॉलिसी में बरामदात को आलमी सतह पर बढ़ाना बुनियादी तरजीह है और इसी हिकमत अमली के तहत उसने रवां साल मुख्तलिफ ममालिक के साथ दिफाई मुआहिदे किए हैं। पाकिस्तान में ड्रोन्स की असेंबलिंग के प्लांट का कयाम न सिर्फ दिफाई ताउन को मुस्तहकम करेगा, बल्कि तुर्किया के आलमी दिफाई अहदाफ को भी मजबूत करेगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताल्लुकात नए नहीं है। तुर्किया पहले भी पाकिस्तान की बहरिया के लिए कॉर्वेट जंगी जहाज बना रहा है, पाकिस्तान के मुतअद्दिद F-16 तैयारों को अपग्रेड कर चुका है और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के मुश्तरका प्रोग्राम में पाकिस्तान को शामिल करना चाहता है। इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई मार्शल रिटायर्ड आबिर मसूद साहब ने। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी मशकूर हूँ। सबसे पहले आमिर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान में ये जो जदीद UAV ड्रोन्स तैयार होने हैं, इसकी असेंबलिंग पाकिस्तान के लिए किस हद तक बेनिफिशियल है, और दूसरा ये कि ये किस साख्त के होते हैं दुनिया में, ये कौन सी जिद्दत के हैं और इनकी मजमूई तौर पर अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि तुर्की और चाइना जो है वो पाकिस्तान के टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं और उनकी टेक्नोलॉजी हमने बहुत दफ़ा इस्तेमाल भी की है और उनसे हमें फ़ायदा भी हुआ है और इश्तराक हमारा काफ़ी अरसे से जारी है, चाइना के साथ भी और टर्की के साथ भी। दूसरी चीज़ जो ड्रोन्स हैं, देखें फ्यूचर वॉरफेयर में अब ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल होगा, जो कि आपने इस मार्का हक में भी देखा, इंडियंस की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, और यूक्रेन और जो रशिया की वॉर है उसमें हजारों की तादाद में ड्रोन्स इस्तेमाल हो चुके हैं। ईरान और जो उसमें हुई थी इजराइल की वॉर, उसमें भी आपको नजर आया ड्रोन का बेतहाशा इस्तेमाल। तो फ्यूचर में ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी और वेरियस रोल्स में इस्तेमाल होगी और ये बहुत अच्छी इस वक्त एक स्टेप है कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलके ड्रोन की टेक्नोलॉजी में जो है वो खुद कफालत भी हासिल करना चाह रहा है और इसको मजीद स्टेट ऑफ द आर्ट की तरफ लेके जा रहा है। पाकिस्तान भी बहुत अरसे से खुद भी ड्रोन्स के मुतालिक काफी इंडस्ट्री जो है उसकी डेवलप होती रही है और आगे काम करते रहे हैं, लेकिन टर्की ने पिछले कम से कम 10 सालों में ड्रोन को उस लेवल पे पहुंचा दिया है कि वो अब अमेरिका और वेस्टर्न पावर से भी कई ऐसी टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स की जिसमें आगे निकल चुके हैं या कम से कम उनका मुकाबला जरूर कर रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टर्की ने अपनी जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है ड्रोन्स की उसको बहुत उस पर तवज्जो दी और उनका जो स्टेट है उसने उसको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जो कि ये प्राइवेट सेक्टर में थी। तो पाकिस्तान के साथ इनका इश्तराक बहुत अच्छा है जदीद टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और लेकिन पाकिस्तान में भी एक रियलाइजेशन है और स्पेशली डिफेंस प्रोडक्शन में और डिफेंस में कि हमें चाहिए कि अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को मजीद खुद कफालत की तरफ लेके जाया जाए। जिस तरह कि हमने अपने JF-17 प्रोग्राम को लेकर गए हैं, जिस तरह हमने जब आफ्टर 65 वॉर हम पे सैंक्शंस लगी थी तो हम खुद कफालत की तरफ गए थे और PSC कामरा वाला जो मंसूबा था वो शुरू हुआ, और उसके बाद जब हमारे पर दोबारा सैंक्शंस लगी F-16 की प्रेशर अमेंडमेंट में, तो हमने JF-17 के प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया। ना सिर्फ ये बल्कि हमने चाइनीज के पास बहुत सारे इंजीनियर्स भेजे, चाइना को उससे बहुत ज्यादा फायदा मालिक जो है उनके साथ ताल्लुकात अपने बढ़ाए हैं, तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि उसमें पाकिस्तान का बहुत ज्यादा हाथ रहा है। और टर्की के लिहाज से भी अगर देखें तो हमने अपने काफी सारे साइंटिस्ट उनके पास भेजे हुए हैं जो ऑलरेडी ड्रोन की टेक्नोलॉजी के अलावा जो 5th जनरेशन जहाज है कैन, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ऐसे ही मैं आमिर साहब आपकी तरफ आता हूं वापस, इसी बीच में ब्रिगेडियर साहब का टेक ले लूं। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से कान फाइटर जेट की बात की आमिर साहब ने, और उन्होंने बताया कि कान के अंदर भी शमूलियत जो है वो पाकिस्तान की देखने में आ रही है, फिर ये UAV ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स मुस्तकबिल के मामार कहे जा रहे हैं, और अगर देखा जाए तो अभी एक हालिया ड्रोन जिसकी है
उन्होंने तजरिबाती परवाज़ की है जिसका नाम किज़ल एल्मा रखा। और किज़ल एल्मा माजी के अंदर जब सल्तनत उस्मानिया नहीं बनी थी उस वक्त सुर्ख सेब को कहा जाता था और तशबीह दी जाती थी इस्तंबुल से, यानी कुस्तुनतुनिया से। तो ये ब्रिगेडियर साहब क्या बनेगा आने वाले दिनों के अंदर अगर ये शराकतदारी आगे बढ़ती है तो? यहाँ देखें, ये देखें कि जो तुर्किया है इज द पायनियर है जब बात करते हैं ड्रोन्स की बात करते हैं, और स्पेशली देखें टेस्टेड ड्रोन्स, स्पेशली जो अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग हुई 6 वीक्स की। सो जो अजरबैजान की कामयाबी की बुनियादी वजह ये जो ड्रोन्स थे बैरक्टर TB2 जो उन्होंने यूज किए, सो दैट वाज द एक कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग वो एक कंपोनेंट था उस पूरी जंग में। और फिर देखिए देयर आर 35 कंट्रीज जिन्होंने ये ड्रोन्स वहां से तुर्किया से लिए हैं। सो तुर्किया जो है लीड कर रहा है इस फार एज ड्रोन्स आर कंसर्न। सो अब पाकिस्तान के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें ये पाकिस्तान में ये असेंबल होंगे, सो पाकिस्तान की उसमें कैपेबिलिटीज आपकी बढ़ जाएगी। और उसमें यह है कि देखें कि ये लेटेस्ट भी है, ऑल्दो पाकिस्तान के पास अपना बुराक भी है, अपना शापर भी है, और जो हम पहले यूज करते रहे हैं बुराक को स्पेशली टेररिज्म के अगेंस्ट में हमने इसको यूज भी किया है। लेकिन इनके आने से पाकिस्तान की कैपेबिलिटी में मजीद इसमें बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल में देखें पाकिस्तान किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडिजिनस प्रोडक्शन होगी। और जहां तक कान जहाज है उसकी भी बातचीत हो रही, 5th जनरेशन स्टिल द एयरक्राफ्ट है, उस पर भी बातचीत एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। ऑफिशियली इसको अनाउंसमेंट तो ऐसा नहीं हुई, लेकिन स्टिल उस पर भी काम कर रहे हैं। सो फ्यूचर जो है देखें कि ये जो बैरक्टर TB2 है, इसके बाद उनके पास एक TB3 भी है जो इनके नेवी के पास है, और इसके पास इनके पास हाई एल्टीट्यूड भी है जो उसमें भी ये यूज करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि ये इसमें बहुत आगे निकल चुके हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। दैट्स वाई इवन यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपना आप को पीछे समझते हैं एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। सो पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त है। मतलब हमें कोई भी चीज मिलती है, चाइना से मिलती है और तुर्किया से मिलती है, लेकिन चला उसको कंट्रोल करने वाले, फ्लाई करने वाले हमारे अपने लोग हैं। सो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सही, ठीक। मैं एयर मार्शल साहब, आप क्या समझते हैं कि इनका UAV के जो पुर्जे हैं या T-129 है उसकी अगर मुंतकली होती है हेलीकॉप्टर की, तो इस मौजूदा मंजरनामे में अगर खित्ते के दीगर ममालिक के असलहे की साख देखें और उसका पैसा देखें तो ये वाली चीजें किस हद तक माकूल हैं और ये आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ेंगी? जी आमिर साहब। जी देखें, जो आप अगर हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मतलब जो टर्किश हेलीकॉप्टर होगा वो उसकी एक अपनी वैल्यू है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो ज्यादा जंग है वो थोड़ी ड्रोन की तरफ जा रही है। और आपका सॉरी टू से ये थोड़ा सा आपका जो लास्ट वाला पार्ट है, आई एम नॉट एबल टू रीड दैट, यू नो। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं एयर मार्शल साहब, लेकिन ब्रिगेडियर साहब की इसमें टेक ले लूं। अगर देखा जाए खित्ते के दीगर ममालिक, आप बांग्लादेश को देख लें, आप श्रीलंका को देख लें, या खित्ते के दीगर ममालिक जिनके साथ भारतीय रवाबित थे या जहां रशिया सप्लाई कर रहा था, अब उन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो टर्किया मजबूत कर रहा है, उनके साथ एग्रीमेंट कर रहा है। अभी जिन्होंने इनकार कर दिया इनके जहाज खरीदने से, वहां भी टर्की जो है वो सेकंड ऑप्शन के तौर पे देखा जा रहा है। तो टर्की अपनी दिफाई सनत को जो फरोग दे रहा है, ये इसकी बुनियादी वजह क्या है और किस वजह से इनकी दिफाई सनत जो है वो यूरोप से बढ़ के अब मशरक़ वस्ता और एशिया तक आ रही है? देखें, जिस तरह भी आपने बात की, तुर्किया की अपनी एक बड़ी हिस्ट्री है और ग्लोरियस हिस्ट्री है। और देखें ना, किसी जमाने में दे वर रूलिंग हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आप समझ लें, यूरोप पूरा इनका अंडर कमांड था। तो वो उनका वो एक समझते हैं कि उनकी एक ग्लोरी है, उनका एक बड़ा हेरिटेज है, सिविलाइजेशन है और कंट्रोल है, जंगें लड़ी है, और जिस तरीके से उन्होंने यूरोप को फतह किया, तो दैट्स वाई एक प्राइड अपने महसूस करते हैं अपने आप में। सो देयरफॉर देखें कि ये पहले नेटो के जब मेंबर नहीं थे उस वक्त भी इनकी सर्वाइवल की जंग थी। ये ग्रीस के साथ इनका बड़ा अरसा तक बड़े कन्फ्लिक्ट रहे, साइप्रस की वजह से भी थे। तो दैट्स वाई इन्होंने शुरू से बड़ी कोशिशें की हैं, और डिस्पाइट द फैक्ट कि इनमें कुछ पॉलिटिकल मसले भी रहे, इसके बावजूद उन्होंने अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज पे बड़ा फोकस किया। आज इनके जो भी चीजें हैं, इवन पाकिस्तान को F-16 में भी वो मदद कर रहे हैं, मेंटेनेंस में या चीजें देने में।
सो देखें इनकी बहुत कैपेबिलिटी है, लोग इनके बहुत अच्छे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। सो दैट्स वाई देखे टेस्टेड है ना। अब जब इनकी बात होती है, बैरक्टर ड्रोन्स की बात होती है, जहाज बनाते हैं, इवन शिप्स जो पाकिस्तान को बना के ये दे रहे हैं, तो इन्होंने एक बड़ी मेहनत की है, अपनी स्टैंडिंग लेके आए हैं। आज यूरोपियन यूनियन के ये मेंबर भी हैं। और देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प हमेशा जब उर्दवान की बात करते हैं तो कहते हैं मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वो बंदा जो है कि अपनी वो प्राइड में ही रहते हैं और अपने चीजों पे कोई कंप्रोमाइज आपने कभी तुर्किया को नहीं देखा होगा। सो देयरफॉर अपनी वो मेहनत से की है और इस पोजीशन पे वो आए हैं। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी तुर्किया है, जो चाइना है, ये दो ऐसे अच्छा, एक चीज और बताइए ब्रिगेडियर साहब, अगर देखा जाए हालिया जंग में तुर्किया के ड्रोन्स तो हमने इस्तेमाल किए, तुर्किया ने मदद तो की हमारी, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है कि भारत इस वक्त तुर्किया मुखालिफ जो है वो कैंपेन चला रहा है या मौक़िफ़ अपना रहा है, या उसकी कोई और भी वजह है कि खित्ते के दीगर ममालिक में जहां पे उसका असर और रसूख था वो भी कमज़ोर पड़ रहा? या देखें, एक तो वजह तो मुसलमान है, जिस तरह मैंने बात की, उनकी भी एक बहुत ग्लोरियस हिस्ट्री है। फिर आप ये भी देखें जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में रूल किया, मेजॉरिटी वो भी तुर्क थे। आपका गजनवी वाज ए तुर्क, गोरी वाज ए तुर्क, जो सल्तनत गुलामा थी, स्लेव डायनेस्टीज थी, वो तुर्क थे। तगलुक वाज ए तुर्क, खिलजी वाज ए तुर्क। तो वो भी एक फैक्टर है इनके जहन में। से ये है कि देखें, हमेशा रजब एर्दोगान जब जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वो कश्मीर का नक्शा लेके जाते हैं कि ये है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो वहां पे वो एक स्टैंड लेते हैं, खुल के स्टैंड लेते हैं। तो वो उससे भी तकलीफ है। फिर पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन है, कॉपरेशन है, पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं, तो इंडिया को बड़ी तकलीफ है, उससे भी है। सो दैट्स वाई देखें, जब इस दफा हमने मार्के हक में जब उनको शिकस्त दी और बुनियाद मरसूस में हमने शिकस्त दी, तो उनको तकलीफ थी कि ये चाइना ने मदद की है, तुर्किया ने मदद की है। लेकिन हम तो कहते हैं जो भी मदद करे, कि लड़ने वाले तो हम थे, जहाज के पायलट हमारे अपने लोग थे, वो मैटर करते। आपके पास तो राफेल भी थे, आपने राफेल के साथ क्या किया? आपके पास SU-30 जहाज भी थे, और आपके पास तो हेरोप ड्रोन भी थे, आपके पास हार्पी ड्रोन्स भी थे, दुनिया जहां की सारी चीजें थी। लेकिन आपने तो S-400 भी था, आपने तो कुछ नहीं कर सके। So it is the man behind the gun या the man inside that machine, वो मैटर करता है। अच्छा, आमिर मसूद साहब जो है वो साथ मौजूद नहीं है, 2 बार राब्ता जो है उनसे मुनक़ता हुआ है, कोई टेक्निकल एरर है, तो मैं ये सवाल तो उनसे करना चाहता था, लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊं। अगर देखा जाए मौजूदा दुनिया के अंदर, आप ड्रोन्स की मौजूदा टेक्नोलॉजी को देखें, आप रशिया यूक्रेन वॉर देखें, आप ये ईरान इजराइल वॉर देखें, आप पाकिस्तान भारत वॉर देखें, आप आने वाले दिनों की वॉर देखें, अब वहाँ पे बात क्या हो रही है कि बगैर पायलट के तैयारा बरदार जहाज़ होंगे जिनके फ्लीट चल रहे होंगे और पूरा कंट्रोल होगा। तो क्या हम ये समझें कि आने वाले दिनों में पायलट की जो मौजूदगी है या पायलट की महारत कम हो रही है, या फिर हम ये समझें कि सारी की सारी दुनिया तब्दील हो रही है, तो फिर ये मौजूदा सूरत हाल भी तब्दील हो जाएगी? नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इसराइल ने एक ट्रायल किया है और इसराइल इसको कामयाबी के साथ कर रहा है। वो पायलटेड ड्रोन्स लेके आया, स्पेशली वेस्ट बैंक में उन्होंने ट्रायल्स किए हैं, और जिसमें यह है कि उसमें पायलट बैठा होता है, वो ड्रोन जाता है, वो जाके एरिया को देखता है, टारगेट को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद वो कामाकाजी जो ड्रोन्स होते हैं वो आते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं। सो वो आप समझ ले कि जो पायलट की कैपेबिलिटी और उसकी प्रेजेंस स्टिल इज देयर, और जो मैटर करती है। देखा ना, जब मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में आप जब जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन तो सरों ने करना है। बाकी देखें कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जब ड्रोन स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स का कंसेप्ट आ गया है, टाइम हंड्रेड्स जब निकलते हैं ड्रोन्स, तो उसका इसी के बारे में मजीद बात करेंगे। इसमें हमें दोबारा से आमिर मसूद साहब ने ज्वाइन किया। आमिर मसूद साहब, मेरा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में अगर जंग जो है वो ड्रोन्स की होगी और बगैर पायलट के ड्रोन्स होंगे, तो बहुत सारी जगहों पे तहफ़्फ़ुज़ात ये भी पाए जाते हैं कि AI होगा और AI खुद फैसला करेगा कौन दुश्मन है कौन नहीं होगा। तो पायलट के बगैर चलने वाली ये टेक्नोलॉजी किस हद तक फायदेमंद होगी या किस हद तक मुश्किल में भी डाल सकती है? अभी जी देखिए, ये जो भी इस्तेमाल हुआ,
किज़िलिल्मा जो था टर्किश ड्रोन, ये भी पायलट ही इसे कंट्रोल कर रहा था ग्राउंड से। ये ड्रोन्स तो इसकी जो कॉम्बैट मतलब हुई या इसने जो मिसाइल फायर किया बियॉन्ड विजुअल रेंज और जो इसने इंटरसेप्ट किया, उसकी कंट्रोलिंग जो थी वो नीचे पायलट कर रहा था, लेकिन ये था पायलटलेस इन द एयर। और फ्यूचर में भी जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उनके साथ एक ड्रोन्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसे कहते हैं लॉयल विंगमैन, जिसे कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। तो ये जो 6th जनरेशन जहाज होंगे, इनके अंदर एक पायलट जरूर होगा जो कि एक कंट्रोल कर रहा होगा, और उसके साथ 4 से 5 जहाज होंगे जो कि ड्रोन्स की सूरत में होंगे, कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन उनके अंदर कैपेबिलिटी वो सारी होगी जो कि किसी एक फाइटर पायलट वाले जहाज के साथ होती है या किसी राफेल के पास है, या उससे भी ज्यादा होगी। लेकिन उनकी कंट्रोलिंग जो होगी वो सेंट्रल मदर एयरक्राफ्ट के साथ हो रही होगी जो कि 6th जनरेशन जहाज होगा जिसमें पायलट मौजूद होगा। तो पायलट जो है वो इन द लूप हमेशा रहेगा, चाहे वो हवा में हो जहाज के अंदर या वो ग्राउंड से कंट्रोल कर रहा हो। ग्राउंड कंट्रोलर उसे कह सकते हैं या पायलट आप कह सकते हैं। लेकिन ड्रोन की अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जिससे कॉम्बैट करना होगा, या जिन्हें यूकैफ कहते हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, उनकी तमाम जो कंट्रोलिंग है वो ग्राउंड से हो रही होती है। जितने अमेरिकन ड्रोन जो इस्तेमाल होते रहे, कई ऐसे थे जो कि फ्लोरिडा से उड़ के आते थे, उनकी कंट्रोलिंग अमेरिका में हो रही होती थी और उधर से वो कंट्रोल होके उनके ऊपर मतलब जो अपने अहदाफ को निशाना बनाते थे। तो मैं नहीं समझता कि ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी कॉम्बैट में स्पेशली जहां पे मिसाइल फायर करने हैं, जहां पे टारगेट्स एंगेज करने हैं, काफी हद तक ऐसी रहेगी कि जिसमें काफी हद तक इंसानी अमल दखल जो है या पायलट का अमल दखल जो है वो उसके अंदर शामिल रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी जुमे के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।